जैसा कि आप लोग 5th मंथ में एनरोल ऑलरेडी कर चुके हो, अभी हम मेंस का ये जो पोर्शन है हिस्ट्री का पार्ट सी, ठीक है, इसमें मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि रेनेसेंस है, रिफॉर्मेशन है, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म किसमें, एशिया और अफ्रीका में, और वर्ल्ड वॉर्स के इम्पैक्ट। तो ऐसे करके ये टोटल जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं ये एक्सप्लिसिटली कई आपको बुक्स मिल जाएंगी, रेफरेंस बुक्स, उनमें सीधे दिए हुए हैं, ठीक है, सीधा इन टॉपिक्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। और सबसे बेस्ट जो बुक है ना इसके लिए, वो मेरे हिसाब से मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक आती है, जैन एंड माथुर, ठीक है। अगर वो आप परचेज कर सकते हो तो ठीक है, नहीं मैं आपको उसकी पीडीएफ में कन्वर्ट करके, अभी तो हम देखो आज का तो कंटेंट है वो मैंने रेडी कर लिया, आगे जो भी हम कवर करेंगे, जैसे आज का रेनेसेंस का टॉपिक है ना, ये तो आज हम कवर कर देंगे। फिर रिफॉर्मेशन से आगे का जो टॉपिक होगा वो सीधा मैं बुक से स्कैन्ड जो मटेरियल होगा उससे पढ़ाऊंगा, हाईलाइटेड मटेरियल से। इससे क्या होगा, वो पीडीएफ आपको एज इट इज शेयर कर दूंगा, तो बुक मिल जाएगी आपका एज इट इज इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड, तो ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर उधर भटकने की नौबत ही नहीं आएगी हमें, ठीक है ना। तो बस आज थोड़ा सा हम पीडीएफ से पीपीटी से पढ़ेंगे, बाकी फिर बाद में बुक से ही कवर कर लेंगे। मेन कंटेंट हाईलाइट कर दूंगा, और कल को ना तुम्हें लगे कि यार बुक से थोड़ा और पढ़ना चाहिए, तो वो बुक से भी कवर हो जाएगा। और सीधे टॉपिक्स ऐसे कैसे मेंशन्ड है बुक्स में, तो लोड लेने की वैसे जरूरत है नहीं हमें, ठीक है। तो देखा जाए तो आज का हमारा टॉपिक है रेनेसेंस, जिसको बोलते हैं पुनर्जागरण, दैट मीन्स रीवेकिंग। अगर आप सोए हुए हो, काले टाइम में थे, ब्लैक एरा जिसको बोला गया, उससे जगना, उसी को रेनेसां बोला गया। इसको रेनेसां भी बोल दिया जाता है कई बार, और कई बार रेनेसेंस भी बोल दिया जाता है, तो उसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो देखो इसमें हम रेनेसेंस में क्या क्या चीजें थी उनके बारे में समझते हैं। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत तो पड़ेगी तो मैं समझाऊंगा, बाकी हम टू द पॉइंट बात करेंगे। तो रेनेसेंस की बात करें तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट माना जाता है यूरोप में। इसका मतलब मेडिवल पीरियड में जो सोच समझ हुआ करती थी, जो कि नॉर्मली किस पे डिपेंडेंट थी, डोगमा पे या फिर फेद पे। इसका मतलब केवल विश्वास करना है, क्वेश्चन का तो मतलब ही नहीं था। जो भी चर्च ने बात बोल दी वो फाइनल है, उस पर कोई क्वेश्चन राइज नहीं कर सकता था। किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने से पहले उसकी रैशनैलिटी के बारे में कोई सवाल नहीं कर सकते थे। तो ऐसे में जो मेडिवल पीरियड था उसको डार्क एज भी बोला जाता है अगर हम यूरोपियन हिस्ट्री की बात करें, ठीक है। तो ऐसे में ये वो टाइम था जब उस डार्क एज से बाहर निकल रहा था यूरोप, ठीक है। इसलिए इसको अवेकनिंग ऑफ न्यू इंटरेस्ट भी बोला गया है, कि जिस तरीके से यूरोप में जो एक क्लासिकल टाइम जो रहा था, क्लासिकल टाइम का मतलब हो गया जैसे हम हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, इनके बारे में एग्जैक्टली ग्रीक सिविलाइजेशन हो गई वहां की, ठीक है। रोमन जो एम्पायर थी उसकी जो ग्लोरी थी, वो जो कि शुरुआती सालों की बात करें, शुरुआती का मतलब हो गया जीसस क्राइस्ट के जन्म के आसपास का टाइम, ठीक है, उससे कुछ समय पहले और कुछ समय बाद में। तो ऐसे में वो टाइम बहुत ही अच्छा कंसिडर किया जाता है, उसको ओल्ड क्लासिकल टाइम कंसिडर किया जाता है यूरोप में। तो उस टाइम की जो थ्योरीज थी उन थ्योरीज को रिवाइवल मिला इस रेनेसेंस के पीरियड में। साथ में फेथ की बजाय अब विश्वास करने लग गए थे किस पे, रीजन पे। दैट मीन्स कारण, मतलब कि कोई भी काम है, जैसे मैं अगर किसी भी भगवान की या कोई भी प्रेयर अगर करूं तो उसके पीछे का रीजन तो बताओ मुझे कि मैं क्यों कर रहा हूं, इससे मुझे क्या मिलेगा और मिलने का तरीका क्या होगा। साथ में किसी भी फैक्ट को बिना किसी एविडेंस के मान लेने के बजाय अब साइंस पे जाने लग गए, हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक्स ढूंढने लग गए। तो यही अपने आप में री अवेकनिंग था यूरोप का, जिसको हमने बोला रेनेसां, ठीक है। ये 14th और 15th सेंचुरी में मानी गई है, और इसमें जो ट्रांजिशन है वो बताई दिया। और रेनेसेंस का मतलब होता है रीबर्थ, ओके। और रीबर्थ में मेन क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट तो था कि ओल्ड क्लासिकल जो भी एक्टिविटीज थी उनको रिवाइवल देना। पर इसमें मेन जो चीज थी ना वो फोकस थी किस पे, एंशिएंट लैटिन एंड ग्रीक लिटरेचर पे। इसका मतलब पुरानी जो भी एक्टिविटीज थी, जो भी क्रिएशंस थी, उनको नए तरीके से सोचना, नए तरीके से उनके एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना। तो ऐसे में न्यू इंटरेस्ट डेवलप करना, ठीक है। अब बात वो थी जैसे आप
अब हम जैसे वेदों की बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वेदों को आज के टाइम पर कैसे हम रेलेवेंट बना सकते हैं, तो उसके पीछे आप क्या लगाओगे, साइंटिफिक अप्रोच, साइंस को देखोगे, और साइंस से जो भी वैदिक कॉन्सेप्ट कनेक्ट हो जाएगा वही चीज आज के टाइम पे रेलेवेंट हो जाता है, उसी को तो रिसर्च बोलते हैं ना। तो वो जो चीज थी वो डेवलप होने लग गई थी यूरोप में। ओके, इसमें देखो ऑल राउंड डेवलपमेंट पे फोकस किया गया और साथ साथ में होराइजन को भी एक्सपेंड किया गया। ऐसा नहीं कि चर्च ने जो बात बोल दी बस वो बात फाइनल है, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। अब चर्च की अथॉरिटी को भी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया था। नहीं तो डार्क एज में क्या था कि चर्च ने जो बात बोल दी उस पर कोई सवाल उठा ही नहीं सकता, जो भी बोल दिया वो फाइनल है। पर अब साइंटिफिक मैनर में सोचने लग गए, क्वेश्चन करने लग गए, तो वो चीजें क्या होगी भाई, जब आप किसी भी चीज की रीजनिंग करने लग जाते हो तो कितने ही एस्पेक्ट्स निकल के आ जाते हैं, और जब कोई भी लॉजिक सेट होता है तब जाकर के हम किसी बात को मानते हैं कि हाँ यार ऐसा हुआ होगा। तो वो जो लॉजिक पे बेस्ड आइडियाज थे ना वो डेवलप होने लग गए थे इस टाइम पर। ठीक है, ये जो रेनेसा पीरियड था इस टाइम पे। इसके अलावा लोगों के मनों में क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जगने लग गई, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ज्यादा से ज्यादा चीजों को खोद खोद करके, खुरेद करके जानना। ठीक है, इसके अलावा इंटेलेक्चुअल रिवोल्ट, किसके अगेंस्ट में, जो रिजिड रूल्स थे। मान लो ये किसी ने ये बोल दिया गलती से कि अर्थ फ्लैट नहीं अर्थ राउंड शेप में है, या फिर कोई और ऐसा आइडिया दे दिया जो कि चर्च ने पहले कभी बोला ही नहीं। कुछ नई चीज आकर के चर्च के सामने अगर किसी ने पुट कर दी तो उसको क्या कर दिया जाता था, या तो एग्जीक्यूट कर देते या परसिक्यूट कर देते थे। एग्जीक्यूट का मतलब फांसी की सजा, परसिक्यूशन का मतलब देश निकाला। तो उन चीजों को, जो वो रिजिड रूल थे, उनको सीधा अब चैलेंज होने लग गया था। जो मेडिएवल पीरियड के ट्रेडिशंस थे उनको सीधा चैलेंज करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जो है ह्यूमन माइंड जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने लग गया था खुद से ही। नए पॉलिटिकल ऑर्डर्स डेवलप हुए, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हुई। पहले क्या आइडिया था कि भाई 7 समंदर पार जो भी कर लेगा उसका तो धर्म खराब है, हमारे तो ऐसी सोच थी। और उधर भी देखा जाए तो वेस्ट में भी इतना कुछ डेवलपमेंट नहीं था, बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव थे। तो ऐसी परिस्थितियों में नए ज्योग्राफीज को डिस्कवर करना, नए नए वॉयज पे निकलना, नए नए लॉन्ग शिप पे, लॉन्ग आप कह सकते हो लॉन्ग जर्नी पे निकलना, जिससे कि नए पाथ की डिस्कवरी होना, न्यू पाथ्स डिस्कवर हुए, जिससे ट्रेड भी प्रमोट हुए। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो रेनेसेंस है, जिसको रीबर्थ बोला हमने, ये अपने आप में यूरोप का सही में रीबर्थ था, क्योंकि जिसके बाद में बहुत कुछ नई चीजें आई जो कि यूरोप ने कभी टेस्ट की ही नहीं थी। तो ऐसे में जो रेनेसेंस है वो हमारे लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूरोप में अगर कुछ हो रहा है तो उसका असर फिर हमें भी देखने को मिला। कारण कि जो टाइम बीतने के साथ साथ में कॉलोनियलिज्म का शिकार इंडिया हुआ, वो कॉलोनियलिज्म का जो आइडिया था वो कहीं ना कहीं एक्सपीडिशंस पे बेस्ड था। एक्सपीडिशन किस पे बेस्ड था कि भाई आपने ज्योग्राफीज को क्या किया, एक्सप्लोर किया। अब एक्सप्लोर किया तो आपको आइडिया लगा तो पता पड़ गया कि भाई इंडिया में तो इस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं, और वहां पर फिर टाइम बीतने के साथ में हमें गुलाम भी बना लिया गया। तो ये रेनेसा जो था ये अवेयरनेस का काम भी कर गया, तो कुछ लोगों के एक्सप्लॉइटेशन का भी काम करता, वो आगे टाइम के साथ हम देखेंगे। अभी फिलहाल हमारा एस्पेक्ट है पॉजिटिव एटीट्यूड, कि हाँ भाई जो भी हुआ अच्छा हुआ था वो, राइट। तो इसमें देखो बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने सीधा चर्च में जो लीडर्स थे उनको चैलेंज करना शुरू कर दिया। इसके अलावा एक यूनिवर्सल चर्च और यूनिवर्सल एम्पायर, इस कॉन्सेप्ट को अंडरमाइन करना शुरू कर दिया। कैसे कि राजा ने जो रूल डिक्लेयर कर दिए उसकी कोई सवाल कर ही नहीं सकता, चर्च ने जो डिक्री ऑर्डर डिक्लेयर कर दिए उनको कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। इन सारी चीजों को ओपनली चैलेंज करना शुरू कर दिया था लोगों ने, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, साइंस एंड रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग और साइंस ने इतना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर किया, जिसमें आप देखो रॉजर बेकन और पीटर एबेलर्ड, ये दो इंपॉर्टेंट ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी को, आप कह सकते हो ना कि चर्च को सीधा चैलेंज किया खुले में। जैसे आप देखो पीटर एबेलर्ड की बात करें तो इस बंदे ने ऐसे ऐसे सिद्धांत दिए थे, अपने ओपिनियन दिए थे कि किस तरीके से जो एग्जिस्टिंग स्क्रिप्चर्स हैं, जो मतलब जो किताबें चल रही थी क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड, उनमें जो मिस्ट्रीज थी, दैट मीन्स जो बिल्कुल रहस्यमयी बातें थी, उनको सीधा सवाल करना शुरू कर दिया। पहले तो क्या था कि भाई जो कुछ भी धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक किताबों में या क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड बुक्स में लिखा हुआ है
उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया जाता था कि नहीं नहीं नहीं, चर्च में पोप ने जो कह दिया वो बात फाइनल है, इस पे अब कोई सवाल ही नहीं है, राइट। पर अब इसने क्या करना शुरू कर दिया, पीटर एबेलार्ड ने, भाई सीधा सवाल करो, इन्वेस्टिगेशन करो, कारण पूछो कि ऐसा क्यों, और अगर आपको सेटिस्फैक्टरी जवाब मिले तो उस काम को करो, नहीं उस काम को रिजेक्ट करो। तो सीधा चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया। सेम चीज इधर देख सकते हो, रोजर बैकर ने भी की। इसने एरिस्टोटल तक को भी क्रिटिसाइज कर दिया था और चर्च को भी क्रिटिसाइज किया कि भाई आप मानते हैं कि एरिस्टोटल ने थ्योरी दी बहुत बढ़िया कि कैसे पॉलिटिकल सिस्टम काम करने चाहिए, पर सवाल यह है कि जब तक आपके पास में कंटेम्परेरी सिचुएशन के हिसाब से लॉजिक्स अवेलेबल नहीं होंगे तो कैसे आप उन चीजों को फॉलो करोगे। तो ऐसे में चर्च की अथॉरिटी और एरिस्टोटल की थ्योरीज में भी सेलेक्टिविटी पे अप्रोच बनाई। सेलेक्टिविटी कैसे, कि जिन चीजों में साइंटिफिक आंसर मिले, एरिस्टोटल जैसे जो स्कॉलर्स थे जिनके द्वारा दी हुई थ्योरीज थी, उनमें भी जहां पे साइंस था, जहां पे रीजन था, जहां पे लॉजिक था, उनको तो एक्सेप्ट किया, बाकी चीजों को इग्नोर कर दिया, राइट। तो इस तरीके से एक नई अप्रोच ही बन गई थी यूरोप में, जो कि एग्जिस्टिंग सिस्टम था उसको सीधा चैलेंज कर रही थी। अब देखो इसमें कुछ कारण है कि क्यों ऐसा कुछ होने लग गया था मेडिवल पीरियड में, मेडिवल पीरियड के जस्ट बाद में, या फिर क्यों मेडिवल पीरियड का एंड हुआ। इसके पीछे एक तो कारण था कॉन्स्टेंटिनोपॉल का फॉल होना। फॉल का मतलब हो गया कि कॉन्स्टेंटिनोपॉल, आज का जो इस्तांबुल है ना टर्की में, उसको कॉन्स्टेंटिनोपॉल बोलते थे, और उसके आसपास के एम्पायर थी कॉन्स्टेंटिनोपॉल एम्पायर, और उस पर जिसका रूल होता था इस्तांबुल वाले एरिया में, वो सुपर पावर होता था, क्योंकि वो बिल्कुल किस जंक्शन पे था, इधर एशिया आ गया, इधर यूरोप आ गया, दोनों के बीच में लोकेटेड एरिया है वो। तो ऐसे में कॉन्स्टेंटिनोपॉल में ग्रीक रूल चल रहा था, और उस ग्रीक रूल को किसने खत्म किया, ऑटोमन टर्क्स ने। ऑटोमन टर्क्स ने अटैक किया, ग्रीक एम्पायर कोलैप्स कर गई, और ग्रीक एम्पायर जब कोलैप्स कर गई तो फिर बाद में वहां पर ग्रीस में जो भी इंटेलेक्ट्स थे, जो भी स्कॉलर्स थे, उनको मजबूरन जान बचा करके किधर भागना पड़ा, ईस्ट में तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि ईस्ट में तो एशिया में तो टर्क्स का, अरब्स का वैसे ही रूल था, तो इन्होंने चूज किया वेस्ट में जाने का। और वेस्ट में ग्रीस में सबसे पहले क्या आया, इटली, इटली के पास में जाओगे फ्रांस, फिर इधर आओगे स्पेन, फिर इधर आओगे यूके, ठीक है, इधर ऊपर की तरफ जाओगे जर्मनी, पोलैंड। ओवरऑल वेस्टर्न यूरोप में अच्छा खासा फैल गए थे वो सभी स्कॉलर्स जो पहले केवल कहां थे, ग्रीस में थे। और वो स्कॉलर्स वो थे जिन्होंने एंशियंट ग्रीस कल्चर के बारे में, ग्रीक लिटरेचर को पढ़ा था, जिनको एंशियंट ग्रीक एथोस के बारे में पता था। तो इसका मतलब नॉलेजेबल तो इंडिविजुअल थे। तो इन लोगों ने फिर बाद में वेस्टर्न यूरोप की तरफ जब माइग्रेशन किया, जब कॉन्स्टेंटिनोपॉल फॉल कर गया था और वहां पर ऑटोमन टर्क्स का रूल आ गया था, तो जान बचाने के लिए तो भागे थे, पर जहां जहां पर भी गए वहां पर इन्होंने अपने नॉलेज का बेनिफिट और अपनी नॉलेज को स्प्रेड किया, अपने आइडियाज को स्प्रेड किया, और उन आइडियाज की वजह से एक नया ही माइंडसेट क्रिएट हो गया लोगों के दिमाग में कि यार हम तो वेस्टर्न यूरोप वाले तो बहुत ज्यादा डार्क एज में जी रहे थे, चर्च को सब कुछ मान लिया था, राजा जो किंग था वो चर्च के नाम पर कुछ भी कर सकता था, या फिर चर्च किंग से कुछ भी करवा सकता था। तो वो चीजें अब क्या क्वेश्चन में आने लग गई थी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है, वो थी प्रिंटिंग प्रेस। देखो आज आप जानते हो, कोई भी अगर किसी इंडिविजुअल ने आइडिया दिया, जैसे बहुत सारी बुक्स आज देखते हो, एक बंदे ने अपनी बुक लिखी और उस बुक की कॉपीज इतनी झटाझट प्रिंट होती हैं कि पूरे वर्ल्ड ओवर वो स्प्रेड हो जाती हैं, 1 महीने में तो पूरी दुनिया में वो बुक आराम से अवेलेबल हो जाती है। तो उसके पीछे क्या है, ये बहुत बड़ा इन्वेंशन था, प्रिंटिंग प्रेस। आज आप देखा करो कि न्यूज़पेपर कितना जल्दी लोगों तक पहुंचता है, जितना जल्दी हार्ड कॉपी पहुंचती थी उससे 1000 गुना ज्यादा स्पीड से सॉफ्ट कॉपी पहुंचती है। भाई सीधी सी बात है, किसी दुकान से जाकर के हम कोई हार्ड कॉपी खरीदें उसके बजाय इंटरनेट पर सर्च करें, कितना आसान है। तो वो जो प्रिंटिंग का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो अपने आप में उस टाइम पे बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी था, जैसे कि आज हम इंटरनेट को रेवोल्यूशन के तौर पे देखते हैं। तो प्रिंटिंग प्रेस का आइडिया 15वीं सेंचुरी में आया, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जर्मनी के एक इंडिविजुअल जिनका नाम है जोहानिस गुटेनबर्ग। और इन्होंने अपनी सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहां पे सेटल की, जर्मनी के मेंस में, और वहां पर पहली बुक प्रिंट की। अब आप देखो कि एक तो मैन्यूस्क्रिप्ट
हाथ से आप कॉपी करते हो एक चीज को, एक बुक को देखा और फिर उसको एज इट इज आपने कॉपी करना है तो आप हाथ से लिखोगे, कितना टाइम लग रहा है। और एक आप प्रिंटिंग प्रेस में आपने मेन इनपुट तैयार करवा दिया और अब प्रिंट की कमांड दे दी, एक साथ आप हजारों बुक्स एक साथ प्रिंट कर सकते थे। तो ऐसे में बुक्स जो थी वो अब इजीली अवेलेबल होने लग गई। पहले तो क्या था, मैन्युस्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट था, हाथ से कॉपी लिखी जाती थी, एक बुक किसी ने लिख दी तो उस बुक की दूसरी कॉपी कोई हाथ से लिखेगा, ये चीज हुआ करती थी। तो ऐसे में कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही पढ़ने का मौका मिलता था। अब क्या है, प्रिंट होती थी बुक्स, पढ़ने के लिए क्वांटिटी जो थी, सप्लाई जो थी बुक्स की वो कम नहीं थी। अब सीधी सी बात है कि किसी इंडिविजुअल ने कोई आइडिया दिया कि भाई क्या करना चाहिए, चर्च जो है वो किस तरीके से आपके ऊपर एट्रोसिटीज कर रहा है, उससे रिलेटेड अगर कोई बुक प्रिंट करी जाएगी तो भाई सीधी सी बात है लोग पढ़ेंगे कि नहीं, क्योंकि अच्छी खासी क्वांटिटी में बुक्स का प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, तो ऐसे में आइडियाज को स्प्रेड करने में प्रॉब्लम नहीं आई। इवन जो लोकल लैंग्वेजेस थी ना उनमें प्रिंटिंग होने लग गई, जैसे जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, इंग्लिश, ये लोकल लैंग्वेजेस थी। जबकि एलिट लैंग्वेज कौन सी थी, ग्रीक या फिर लैटिन। तो इनमें तो केवल वो लोग ही पढ़ पाते थे जो कि एलिट क्लास के थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे। पर रियल में लोगों की जो कॉमन लैंग्वेज थी वो तो ये थी, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, इंग्लिश। तो अब इन लैंग्वेजेस में भी बुक्स प्रिंट होने लग गई तो अब लोगों में और अवेयरनेस आ गई। भाई सीधी सी बात है कि रॉजर बैकन ने कोई आइडिया दिया और वो आइडिया उसने बुक में प्रिंट करके उसने पब्लिश करवा दिया, तो वो आइडियाज तो कॉमन मैन तक पहुंचेगा कि नहीं, और कॉमन मैन तक पहुंचेगा तो कॉमन मैन अवेयर भी होगा। ऐसे में अवेयरनेस को स्प्रेड करने में प्रिंटिंग प्रेस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्रूसेड्स, बेसिकली जो स्कॉलर्स होते हैं ना उनके द्वारा जब एक मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है, वो भी देखो कारण तो हमें पता है, कॉन्स्टेंटिनोपल पे जब ऑटोमन टर्क्स का रूल आ गया था तब वहां पर स्कॉलर्स मजबूरन वहां से निकले थे जान बचा करके। पर उन्होंने जो काम किया ना वो इस तरीके से किया कि जैसे ग्रीक आइडियोलॉजी को उनको पूरे यूरोप में स्प्रेड करना हो, तो उन्होंने वो जो काम किया उसी काम के लिए उनको क्रूसाइड बोल दिया गया, कि जिस तरीके से एक लिबरल आइडिया जो था उसको स्प्रेड किया पूरे यूरोप में उन्होंने। ठीक है, वॉयजेस, दैट मींस लॉन्ग शिप जर्नी पे निकल गए, नए नए कंट्रीज को ढूंढना शुरू कर दिया। भाई सीधी सी बात है, पहले तो चर्च से परमिशन लेनी पड़ती थी, अब चर्च से परमिशन नहीं थी, अब न्यू ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस होने लग गई थी। ट्रैवलर्स जो थे वो दूर दूर तक जाने लग गए थे, जो ईस्ट के आइडियाज थे वो भी सीखने लग गए और ग्रीक आइडियाज को भी दूर दूर तक फैलाया। तो ये बेनिफिट हो गया था, इसी का रिजल्ट रहा कि लोगों के पास में पैसा भी बनने लग गया, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और आइडिया भी उनके ज्यादा से ज्यादा डेवलप होने लगे, नए आइडियाज। भाई सीधी सी बात है, स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट है जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वेस्टर्न मटीरियलिज्म और ईस्टर्न स्पिरिचुअलिज्म अगर ये दोनों ऐड हो जाए तो बोला इससे ज्यादा सुपर कोई चीज हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ऐसे में वेस्टर्न सोसाइटीज में तो जो ग्रीक स्कॉलर्स थे जो कि वहां से कॉन्स्टेंटिनोपल से अपनी जान बचा करके निकले थे, जो क्रूसेड्स थे वो तो निकल ही गए, बाकी जो ट्रेडर्स थे ना, व्यापारी लोग जो थे, उन्होंने पूरा स्कोप दिया ज्यादा से ज्यादा नए नए मार्केट्स को ढूंढने का। एक कारण ये भी था देखो कि जैसे इंडिया से मान लो यूरोपियंस को ट्रेड करना था तो वो लैंड रूट के थ्रू जब जाया करते थे ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि बीच में टर्क्स को, अरब्स को इनको क्रॉस करके जाना पड़ता था, तो ये बहुत बुरे तरीके से लूट लेते थे उनको, तो बहुत नुकसान था। तो इसके लिए एक बाईपास रास्ता निकाला, जो कि फिर आपको पता है कि जो मेन जो अफ्रीका है, अफ्रीकन मेनलैंड के चक्कर मार के फिर बाद में इंडिया तक का रास्ता ढूंढा। तो वो कब निकला, जब वो वॉयजेस पे निकले, जब अपने शिप की लंबी जर्नी पर वो लोग निकले, और इस चीज को प्रमोट भी किया गया स्कॉलर्स के द्वारा भी, और न्यू एलिट क्लास जो आ रही थी, नए जो लोग पैसे वाले बन रहे थे, बिजनेस क्लास जो आ रही थी, उन्होंने भी इस चीज को एक्सप्लोर होने दिया। इसके अलावा आप देखो कुछ ऐसे किंग्स भी थे और पोप्स भी थे जो कि प्रोग्रेसिव थे। इसका मतलब कई राजा महाराजा भी थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से बहुत सपोर्ट किया इस रेनेसेंस को प्रमोट होने में। जैसे हम देखेंगे फ्रांस का किंग था, इंग्लैंड का किंग था, स्पेन का किंग था, इन्होंने नई जो भी चीजें आ रही थी ना उनको ओपन हैंडेडली एक्सेप्ट किया कि हाँ वाकई में ये चीज होनी चाहिए, ये चीज प्रमोट होनी चाहिए। ठीक है,
जैसे आप यहां पर देखो, अच्छा कुछ एलिट क्लास फैमिलीज भी थी, जैसे रिच मर्चेंट्स हैं या नोबल्स जो कि राजा के कोर्ट में बैठा करते थे, उन्होंने भी, जो लिबरल थे ना, उन्होंने बहुत कुछ ओपन माइंडेडली एक्सेप्ट किया, कोई बात नहीं, हाँ ये नई चीज हो रही है, नया कुछ आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट किया जाए। क्योंकि एक वजह ये भी थी, देखो कि चर्च जो था ना वो अपनी मनमानी करवाया करता था किंग के ऊपर प्रेशर बना करके, और किंग को हर बार क्या बोलता था, चर्च जो भी करवाता था कि भाई ऊपर से ये ऑर्डर आया है। आपने अगर 300 मूवी देखी है तो एक बार उस पर नोटिस करना, या पुरानी हॉलीवुड मूवीज कोई देखी हो आपने, तो उनमें इन थीम्स को अच्छे से क्लियर किया जाता है कि किस तरीके से जो चर्च में बैठने वाले पोप्स हैं वो किंग को बुलाते हैं कि हाजी राजा साहब आओ सलामी देने के लिए। राजा साहब वहां जाते, चढ़ावा भी चढ़ा के आते, और राजा साहब के मन में, दिमाग में डर और बैठा के भेज देते कि देख बात ऐसी है, अब की बार चढ़ावा थोड़ा कम है, लेट आया है, टाइम पे अगर चढ़ावा नहीं आया ना तो ऊपर से तेरे पास में सपोर्ट नहीं मिलेगा, जो गॉड की तरफ से तेरे को सपोर्ट मिलता है, और वो सपोर्ट नहीं मिलेगा तो अगले वॉर में तू हार जाएगा। तो अगले का पहले से ही कॉन्फिडेंस डाउन कर देते थे। तो इस तरीके से किंग जो थे ना वो भी चर्च की एट्रोसिटी से बहुत ज्यादा परेशान थे, ठीक है। तो और कुछ पोप थे, कुछ जो पादरी थे, वो भी इस चीज को लेकर टेंशन में थे, बोला ब्लैकमेल क्यों करते हो आप। तो ऐसे में उन राजाओं ने भी अपनी तरफ से एक्सेप्टेबिलिटी दिखाई न्यू चेंजेस को, और कुछ पोप्स ने भी, जैसे माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से ये लोग अपने काम में एक निखार लेकर के आते हैं, और निखार क्यों ला पाए, क्योंकि कुछ ऐसी प्रोग्रेसिव फैमिलीज थी जिन्होंने इनको पेट्रोनेज दिया। पेट्रोनेज का मतलब इनको भाई फंडिंग चाहिए थी तो फंडिंग भी मिली, इनको प्रोटेक्शन चाहिए थी तो प्रोटेक्शन भी मिली। जैसे कि यहाँ पर फ्लोरेंस, दैट मीन्स इटली की एक फैमिली थी, मेडिकी फैमिली, उस मेडिकी फैमिली ने इन दोनों को सपोर्ट दिया। उसका रिजल्ट ये रहा कि आज हम हिस्ट्री में, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंसी का नाम पढ़ रहे हैं। अगर ये फैमिली नहीं होती, ये एक्सप्लोरेशन नहीं करने दिया जाता, तो कहां तो मोनालिसा जैसी पेंटिंग बन पाती, कहां पर माइकल एंजेलो जैसे इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स, पेंटर, ये मल्टीटास्किंग लोग हुआ करते थे, ठीक है, ये डेवलप हो पाते। इसके अलावा यूरोप में एक, आप देखो, बैंकिंग फर्म थी जिसका नाम था फ्लोरेंटियन, वैसे फ्लोरेंशियन है ये, फ्लोरेंशियन बैंकिंग फर्म। उसमें लीड रोल प्ले करने वाली जो फैमिली थी वो मेडिकी थी। उन्होंने बहुत पेट्रोनेज दी, बहुत लोगों को एक्सपर्टाइज गेन करने में सपोर्ट किया। इसका रिजल्ट ये रहा कि यूरोप में एक जो डार्क एज चल रही थी उसका अंत होना निश्चित हो गया था कि हाँ जी अब कुछ नया होगा। अब हम बात करते हैं इस रेनेसेंस की ओरिजिन के बारे में कि शुरुआत कैसे हुई। देखो, रेनेसेंस का ओरिजिन कंसिडर किया जाता है इटली से, फिर उसके बाद में यूरोपियन अदर कंट्रीज में ये स्प्रेड होता है, ठीक है। अब देखो, बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से ही इटली में सबसे पहले रेनेसेंस स्टार्ट हुआ। कैसे? देखो, जो ग्रीक स्कॉलर्स थे उन्होंने सबसे पहले जान बचाने की कोशिश की, तो कहां गए वो? वेस्टर्न यूरोप में। और वेस्टर्न यूरोप में सबसे पहला कोई कंट्री अगर था तो वो कंट्री का मतलब हो गया सबसे पहला जो उनको एक सेफ जगह मिली ना, वो थी आज का जो इटली है वहां पर, ठीक है। वैसे इटली का यूनिफिकेशन और वो सारा प्रोसेस तो 20th सेंचुरी, आई मीन 19th सेंचुरी में होता है, ठीक है। पर फिर भी उसके पहले इटालियन जो लैंग्वेज थी वो तो लोकल्स के बीच में चली रही थी ना, तो जहां पर इटैलिक लोग रह रहे थे वहां पर उनको प्रोटेक्शन मिली, रिफ्यूज मिला। तो वो जो ग्रीक स्कॉलर्स थे ना, उन्होंने वहां पर अपनी नॉलेज का एक तरीके से स्प्रेड किया, ठीक है। 1453 से कंटिन्यू, इसका मतलब रेनेसेंस स्टार्ट हो गया था 1453 के जस्ट बाद से, ठीक है। इसके अलावा देखो, जो इटालियन सिटीज थी वो धीरे धीरे रिच होने लग गई थी, कारण कि यूरोप और एशिया के बीच में जो ट्रेड था उसमें कहीं ना कहीं इटली जो था वो सेंटर बन के आया था, ठीक है। तो इस वजह से इटली की जो सिटीज थी, जैसे आज रोम, फ्लोरेंस, वेनिस, इनके नाम आएंगे आगे, ये बहुत डेवलप हो जाती हैं। और यहाँ पर अब ये डेवलप हुई, इसका मतलब यहाँ पर रहने वाली फैमिलीज पैसे वाली थी, तो फैमिलीज पैसे वाली, और जो लोग जो कैपिटलिस्ट आइडिया पे लग जाते हैं ना, वो लिबरल हो जाते हैं, वो फिर नए आइडियाज को ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इटली में सिटीज डेवलप हुई। साथ में जो रिच मर्चेंट्स थे उन्होंने भी इटालियन सिटीज में अपनी तरफ से बहुत सारा एक्सपेंशन किया। भाई सीधी सी बात है कि आसपास के लोग अगर प्रोग्रेस कर रहे हैं तो मैं भी तो प्रोग्रेस की सोचूंगा ही ना। एग्जैक्टली वहां पर भी जो रिच मर्चेंट्स थे, प्रिंसेस थे, उन्होंने क्या किया,
लर्निंग को, आर्ट, साइंस, इनको सबको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया, फंडिंग और देते थे। साथ में इटली में, इटली की कैपिटल आज के टाइम पे रोम है, तो रोम तो भाई वैसे रोमन अंपायर हुआ करती थी पास्ट में, आई मीन एंशिएंट टाइम में। तो उस टाइम पर आप देखो कि सिविलाइजेशन, कल्चर, आर्ट, लर्निंग, लिटरेचर, इन सब के लिए पहले सेंटर रह चुका था रोम। तो रोम में अगर ग्रीक स्कॉलर जाएंगे तो वहां पर तो सीधी सी बात है, सोने पे सुहागे वाला काम हो गया, और ज्यादा एक्सप्लोरेशन हुआ। इसके साथ में रोम के अलावा फ्लोरेंस और वेनिस, ये दो और सिटीज हैं जो कि लीडिंग सिटीज के तौर पे रोल प्ले करती हुई दिखी थी इस रेनेसेंस पीरियड में। इसके आगे देखो इटली जो था वो देखो ग्रेट पावर्स की ऑलरेडी सीट रह चुका है, वो बता दिया मैंने आपको, रोमन एम्पायर था ही, ठीक है। इसके अलावा इटालियन लैंग्वेज जो थी ना वो क्लासिकल लैटिन लैंग्वेज के सबसे क्लोजेस्ट थी। इसका मतलब हमने बात की अभी स्पेनिश, पोर्चुगीज, जर्मन, इंग्लिश, इटालियन, इन सब में जो लैटिन लैंग्वेज चलती थी, स्कॉलर्स जो ज्यादा उस टाइम पे मतलब मेडिवल पीरियड में जो ज्यादातर स्टडीज हुआ करती थी वो लैटिन लैंग्वेज में होती थी, राइट। तो उस टाइम पर लैटिन लैंग्वेज के सबसे क्लोजेस्ट कोई थी इन सब में से तो वो इटैलिक ही थी। तो इटालियन लैंग्वेज में ही फिर बाद में सबसे ज्यादा लिटरेचर का काम भी होता है। तो ये कई कारण थे जिसकी वजह से इटली से ही रेनेसां की शुरुआत होती है। इसके अलावा आप देखते हैं कि रेनेसेंस पीरियड में क्या क्या चीजें हुई थी, क्या क्या फीचर्स थे। देखो ह्यूमनिज्म, नेशनलिज्म अप्रोच हुई, नई अप्रोच आई लाइफ के लिए, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, लर्निंग, इन सब के लिए बिल्कुल नई चीजें, और फोकस किस पे, वर्नाक्यूलर्स। वर्नाक्यूलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेजेस, ठीक है ना। इसके अलावा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, हम वन बाय वन देखते हैं। ह्यूमनिज्म, इसका मतलब पहले तो क्या था, आंख मीच करके गॉड या चर्च जो बोल दिया ना, मतलब धर्मांधता चलती थी। धर्म ने जो कह दिया उसको कोई सवाल नहीं करते थे, और उस चीज को केवल और केवल आंख मीच करके चलो ठीक है मान लो, चर्च ने बोल दिया। तो वहां पर जो एक कोर कंसर्न था वो कभी ह्यूमन था ही नहीं, वहां पे चर्च की ही चलने लग गई थी आंख मीच के। अब बात ये थी कि धीरे धीरे जब स्कॉलर्स ने दिमाग लगाया तो सबसे पहली चीज फोकस में आई ह्यूमनिज्म, कि भाई ये जो दुनिया है, इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इंसान है और मानव है, और इस मानव को आप बिल्कुल इग्नोर करके नहीं चल सकते। तो ऐसे में ह्यूमनिस्ट आइडियाज को प्रमोशन मिला, और ऐसे में ह्यूमन जो था वो एक सब्जेक्ट ना होकर के अब एक एक्टिव रोल प्ले करने लग गया। सब्जेक्ट का मतलब तो क्या हो गया कि किंग ने जो डिक्री दे दी, चर्च ने जो बात कह दी, वो सब्जेक्ट को माननी पड़ेगी, है ना। और अब क्या हो गया ह्यूमनिज्म में कि भाई बात ऐसी है कि कोई भी काम होगा तो ये देखा जाएगा कि इंसान के लिए वो चीज सही है या गलत, उससे बेनिफिट होगा या नुकसान, उस हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। पेट्रार्क, ये एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर हुए जिनको फादर ऑफ ह्यूमनिज्म भी बोला जाता है। इन्होंने सबसे पहले ह्यूमैनिटीज के लिए अपनी तरफ से लोगों की जो कोर कंसर्न थे, कोर कंटेक्स्ट थे, उनको हाईलाइट किया, ठीक है। जो मेडिवल ट्रेडिशंस थे उनको सीधा चैलेंज किया। थियोलॉजी मतलब धर्म से संबंधित जो भी डिक्रीज थी उनको चैलेंज किया कि भाई बात ऐसी है, इस अर्थ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएचर अगर कोई है तो वो ह्यूमन है, और उसकी लाइफ को ही अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो कुछ भी ऑर्डर्स डिक्लेयर करके, तो बोलो वो बात नहीं चलेगी। तो ऐसे में आप देखो कि फेद को भी क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। विश्वास अगर करते हो तो विश्वास के पीछे का कारण बताओ, क्या लॉजिक है आपके पास में। तो ये चीजें यहां पर पेट्रार्क ने प्रमोट की, और ये ह्यूमनिज्म अपने आप में एक स्टैंडर्ड वैल्यू बन के उभर के आया रेनेसेंस पीरियड पे। देन कम्स रैशनल स्पिरिट एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। भाई सीधी सी बात है, रैशनैलिटी, कारण पूछो, साइंस क्या है, लॉजिक क्या है, वो चीज पूछो। ऐसे नहीं कि आंख बीच करके केवल फॉलो करना, आज्ञाकारी नहीं बन के चलना है। चर्च ने बोल दिया ओबीडियंट बने रहो, नहीं। अब सवाल क्यों करें ये बताओ, जवाब दो। अगर जवाब था तो ओबीडियंट थे, नहीं था रिजेक्शन, कि चर्च की अथॉरिटी नहीं चलेगी ऐसे, आप केवल लोगों को पागल या बुद्धू बना करके नहीं चल सकते हो। इसके अलावा देखा जाए तो चर्च को एब्सोल्यूट माना जाता था कि चर्च ने जो बात बोल दी उसको कोई काउंटर ही नहीं कर सकता, उसको भी चैलेंज होने लग गया था। क्रिटिकल एग्जामिनेशन करने शुरू कर दिया, नए आइडियाज, नए सिद्धांत आने लग गए, तो ये रैशनैलिटी अपने आप में प्रोमोट हुई। इसके आगे लिटरेचर की बात करें
तो भाई अब तो लैटिन लैंग्वेज में जो काम होता था वो लैटिन में नहीं, अब तो लोकल लैंग्वेजेस में होने लग गया था। फिर चाहे वो इंग्लिश हो या फिर वो स्पेनिश हो या जर्मन हो चाहे इटालियन हो, इन लैंग्वेजेस में अब तो बहुत सारे काम होने लग गए थे। पहले क्या था मेडिएवल पीरियड के टाइम पे, केवल और केवल लैटिन लैंग्वेज, और वो भी लैटिन लैंग्वेज कौन सी थी, लैंग्वेज ऑफ चर्च। इसका मतलब चर्च के लोगों के अलावा कोई समझ ही नहीं सकता था उस लैंग्वेज को। तो लोगों को पढ़ने लिखने का ही मौका नहीं मिला तो लोग कहां से सवाल करेंगे। सवाल करने से पहले तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान कहां से आएगा जब पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। वो पढ़ तो गिनती के कुछ आदमी रहे हैं और उन्होंने लोगों को पागल बना करके अपनी दादागिरी कंटिन्यू करी। तो ऐसे चर्च की जो रेलेवेंस थी वो बनी रही मेडिएवल पीरियड में। अब चर्च को सीधा चैलेंज करना शुरू कर दिया। अब क्या थी, बुक्स जो थी वो यूरोपियन वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में प्रिंट होने लग गई। आम आदमी को चीजें समझ में आने लग गई। जैसे कि 13th सेंचुरी में दांते ने अपनी तरफ से एक बुक लिखी, द डिवाइन कॉमेडी। ये आप देखो इटालियन में लिखी, ना कि लैटिन में। तो ये इटालियन में लिखी तो लोगों को समझ में आ गई। अब डिवाइन कॉमेडी वर्ड से समझो कि किस तरीके से भगवान का नाम लेकर करके लोगों का मजाक बनाया जाता है, राइट। तो ये चीज इन्होंने एक्सपोज की, तो सीधा सा लोगों के दिमाग में तो आएगा ही ना, क्या सही में हमारे साथ में कितनी ज्यादती हो रही थी, हमें तो पता ही नहीं पड़ रहा। भाई सीधी सी बात है कि कोई गुलाम कब है, वो तब तक गुलाम नहीं है जब तक उसको पता नहीं है कि मैं गुलाम हूं। और जिस दिन उसको पता हो गया अरे यार लोग तो मेरे से बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, तो उसको 2 मिनट में रियलाइज हो जाएगा वाकई में मैं गुलाम ही बन रहा हूं, राइट। तो ये चीजें अब क्या थी, एक्सपोज होने लग गई। दांते का एग्जाम्पल हम देख ही चुके हैं। इसके अलावा कुछ और लीडर्स भी थे, उन्होंने भी फॉलो किया। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कुछ ग्रेट वर्कर्स थे, वो कुछ ग्रेट इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने अपने काम किए, ठीक है। जैसे कि आप देखो वर्जिल, सिसैरो या फिर किसैरो, जो भी पढ़ना चाहो थोड़ा सा आप देख लेना इसको, एक है लिवी। इन इंडिविजुअल्स ने भी अपनी तरफ से अपनी दांते को फॉलो किया। मतलब दांते जो मेन स्कॉलर तो कहां से था, लैटिन का स्कॉलर था, पर इस बंदे ने बिल्कुल बोल्ड स्टेप लिया कि वर्नाक्युलर लैंग्वेज, इटालियन लैंग्वेज में बुक अपनी पब्लिश की, और उसके बेसिस पे कुछ फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस भी किया कि आप भी इस तरीके की एक्टिविटीज करके और लोगों को अवेयर कर सकते हो। इसके अलावा मैकियावेली, जिन्होंने द प्रिंस करके बुक लिखी कि कैसे एक रूलर को रूल करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बोकेशियो हो गया, एरियोस्टो हो गया, टेसो हो गया, ये कुछ और इटालियन राइटर्स थे जिन्होंने इटालियन लैंग्वेज में अपनी अपनी बुक्स लिखी, जिनका इन्फ्लुएंस लोगों पर गया। इसके अलावा इंग्लैंड की बात करो तो सर थॉमस मोर, जिनकी बुक थी यूटोपिया, वो 1551 में लॉन्च हुई। इसके अलावा जॉफरी चॉशर, इनकी जो कैंटरबरी टेल्स बुक थी वो बहुत फेमस हुई इंग्लिश में। इसके अलावा मिल्टन ने अपनी पैराडाइज लॉस्ट करके एक बुक लिखी। इसके अलावा क्रेमर्स ने अपनी तरफ से बुक ऑफ कॉमन प्रेयर लिखी। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम किए, और शेक्सपियर का नाम तो भूल ही नहीं सकते, और शेक्सपियर का ये कंट्रीब्यूशन ये रहा ही, मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। इसके अलावा क्रेमर्स बुक ऑफ कॉमन प्रेयर्स, और शेक्सपियर की जो हेमलेट जो बुक है, हेमलेट ड्रामा, बहुत फेमस है ये तो, राइट। तो ये उसी टाइम पे निकल के आई लोकल लैंग्वेजेस में, और इन चीजों को जब पढ़ा गया, ये सटायर हुआ करते थे, सटायर, दैट मीन्स कि राजा और चर्च ने कैसे लोगों को पागल बनाया और लोग पागल भी बनते गए। तब उनको दिमाग में आई कि यार वाकई में हमें तो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर लिया इन लोगों ने। तो इस तरीके से लिटरेचर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके अलावा जर्मन लिटरेचर, मार्टिन लूथर किंग, सीधा इस बंदे ने बाइबल को कन्वर्ट कर दिया जर्मन लैंग्वेज में, स्पेनिश में भी कन्वर्ट कर दिया, जर्मन में भी कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि बाइबल में लिखा हुआ क्या है लोग पढ़ सकें। नहीं तो चर्च वाले क्या बोलते थे कि बाइबल में ये चीज लिखी हुई है, ये करना पड़ेगा। अब भाई अनपढ़ आदमी को अगर ये बात बोलोगे, जिसने पढ़ी नहीं है बाइबल, वो तो अगर डरता डरता है वो तो मानेगा ही ना। तो अब क्या है, बाइबल को वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर दिया, लोग पढ़ते थे, समझते थे। अब क्या हो गया, सीधा चैलेंज हुआ कि नहीं। तो मार्टिन लूथर किंग ने ये रिफॉर्मेशन वाला जो सेकंड टॉपिक है ना, उसमें मार्टिन लूथर के बारे में डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देखो लोप डे वेगा या फिर सर्वेंटेज, ये कुछ इंपॉर्टेंट जेन्युइन माइंड्स थे जिन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया नॉलेज को अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग एरियाज में,
चाहे वो डच हो, फिर चाहे पोर्चुगीज हो, या फिर फ्रेंच लिटरेचर हो। तो हर तरीके से देखो कि लिटरेचर में भी एक अपसाइड डाउन का चेंज आया। जहां पर केवल लैटिन लैंग्वेज थी, उसकी बजाय अब लोकल लैंग्वेजेस में भी लोगों को पढ़ने लिखने को मिल गया, तो अब लोग और ज्यादा अवेयर हो गए। अब आ जाओ, नेक्स्ट है दैट इज आर्किटेक्चर। देखो आर्किटेक्चर की बात करें तो ये भी अछूता नहीं रहा। पहले तो क्या था, जो गोथिक आर्किटेक्चर था ना, बस वही, जैसे फ्लाइंग बटरेसेस, दैट मींस ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। अब ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में भी क्या, यूं मीनारें बना दी जाती थी और उनकी पीक इस तरीके की तीखी। ठीक है, कभी गोवा में या किसी चर्च को देखोगे ना, कैथोलिक चर्च को, तब आपको समझ में आएगी कि कैसे आर्किटेक्चर होती थी। मकानों में ऊपर ऊंची ऊंची बना करके ये बिल्डिंग के चारों तरफ यूं बना दिया जाता था। ठीक है, यहां से एंट्रेंस हो गई। तो ये क्या थी, गोथिक आर्किटेक्चर थी। अब इस गोथिक आर्किटेक्चर को सीधा चैलेंज कर दिया, बोले अब हम जो हमारे हिसाब से काम करेंगे। और इन्होंने आर्किटेक्चर में क्या चेंज किए, डोम्स बनाने शुरू कर दिए, ओरिएंटल डोम्स। अब इस तरीके की स्ट्रक्चर आने लगी बिल्डिंग्स पे। लुटियंस का दिल्ली देखो, नई दिल्ली, वहां पर राष्ट्रपति भवन के ऊपर इस तरीके का डोम बना हुआ है। तो वो एक तरीके का रेनेसा के पीरियड पे डेवलप हुई हुई आर्किटेक्चर है, राइट। इसके अलावा देखो, इसमें सेंट पॉल्स जो कि लंदन में है, ये भी चर्च और कैथेड्रल्स हैं जो डेवलप हुए न्यू आर्किटेक्चरल पैटर्न पे। जैसे कि सेंट पॉल्स लंदन में है, सेंट पीटर्स रोम में है, सेंट मार्क्स ये वेनिस में है। तो ये है चर्च जो कि किससे रिलेटेड है, कैथोलिक से ना होकर के किससे रिलेटेड है, ये मेजरली प्रोटेस्टेंट, जिन्होंने रिफॉर्म कर लिया था अपने आप में, जिन्होंने चैलेंज किया सीधी चर्च की जो अथॉरिटी थी उसको कि भैया आप ये जो काम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, लोगों को पागल बना करके। इसके अलावा देखो, हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ रेनेसा अगर आर्किटेक्चर में देखें तो सबसे ज्यादा किसने बढ़ चढ़ के आर्किटेक्चर में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, तो उनके नाम आएंगे, एक तो राफेल और एक है माइकल एंजेलो। ये दो नाम जरूर याद रखोगे। इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, जैसे सेंट पीटर्स कहां पे था, रोम में, उसमें चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। लियोनार्डो डा विंसी ये एक अपने आप में आर्किटेक्ट ही था। इस इंसान ने मिलान, जो कि वहीं पे है यूरोप में, मिलान, पाविया और कुछ और दूसरी सिटीज, उन सिटीज में अपने हिसाब से वेरिएशन किए, चेंजेस किए। इटली में ही है ये सिटीज, ठीक है। इसके अलावा फ्रांस का किंग था फ्रांसिस फर्स्ट, ये बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव किंग था। इसने भी अपनी तरफ से बहुत ज्यादा प्रमोशन किया। ये जो इटली में जो चेंजेस आ रहे थे, इन चेंजेस को अपने यहां पर फ्रांस में भी एक्सेप्ट किया कि हमें भी थोड़ा चेंजेस आना चाहिए, हमारे यहां पर भी चेंजेस आने चाहिए। तो महल बनवाए, महल भी कौन सा, लूवर, ठीक है, लूवर करके एक महल पैलेस है, वो रेनेसा पीरियड के बाद में जो आर्किटेक्चर में चेंजेस आए थे, उन चीजों को वहां पर आप देख सकते हो। इसके अलावा स्पेन की बात करो, स्पेन में अपने आप में जो क्लासिकल आर्किटेक्चर थी, एंशिएंट पीरियड में जो आर्किटेक्चर थी, उसको रिवाइवल मिलता है जब स्पेन का किंग होता है कौन, किंग फिलिप सेकंड, ठीक है। इंग्लैंड की बात करो, इंग्लैंड में भी इनिगो जोन्स जब रूल कर रहा, इनिगो जोन्स ने वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। जैसे कि एक बैंक्वेट हाउस क्रिएट किया, कहां पर, इंग्लैंड में एक व्हाइट हॉल है, उसमें 1619 में। बेसिकली ये जो नेम्स आ रहे हैं ना, ये नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आइडियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर में रिफॉर्म्स जो आए, जो रेनेसेंस पीरियड के टाइम पे चेंजेस आए, वो आ गए। अब आती है बात स्कल्पचर की, मूर्तियों की। अब इसमें भी ह्यूमनिज्म आने लग गया। इसमें कौन कौन से लीडर्स थे, देखो 14th सेंचुरी के बाद से इटली में स्कल्पचर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। जैसे कि लोरेंजो गिबर्टी, ये फर्स्ट ग्रेट एपोस्टल है। एपोस्टल का मतलब होता है एक ऐसा इंडिविजुअल जिसने कुछ नया काम किया हो, जो हमेशा सर्वोपरि कंसिडर किया जाएगा कि हाँ, इस बंदे ने जो काम किया था वो एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट शुरुआत थी। तो जो लोरेंजो गिबर्टी था, इसने न्यू स्कल्पचर करके आइडिया फ्लोट किया 15th सेंचुरी में, ठीक है। फिर उसके अलावा आप देखो फ्लोरेंस, जो कि इटली में ही है, वहां पर चर्च के पास में एक बिल्डिंग, चर्च के आसपास में जो बिल्डिंग्स होती है ना, उनको बैप्टिस्ट्री बोला जाता है। अब बैप्टिज्म का मतलब क्या होता है कि जब आप क्रिश्चियनिटी को ज्वाइन करते हो, तो वहां पर आपको नहलाना, आपका नामकरण करना, उस सारे प्रोसेस को बोला जाता है बैप्टिज्म। और वो जो ये जो परफॉर्मेंस है, ये जो एक तरीके की क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने का जो तरीका है, एक तरीके का कन्वर्जन मानो, कुल मिला के बात ये है।
ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस चर्च के आसपास की दूसरी बिल्डिंग्स में किया जाता है और उन बिल्डिंग्स को बैप्टिस्ट्री बोला जाता है। तो फ्लोरेंस में बैप्टिस्ट्री डेवलप की और वहां पर ब्रॉन्ज से बने हुए दरवाजे बनवाए। किसने? लोरेंजो गिबर्टी ने। ठीक है, जिसमें आप देख सको तो ये देखो, वर्दी ऑफ बीइंग प्लेस्ड एट द एंट्रेंस ऑफ पैराडाइज, मतलब यहां तक बोला गया कि अगर स्वर्ग के भी द्वार पर उस गेट को लगा दिया जाए तो बोला वो कम नहीं है। गेट इतना शानदार बनवाया था अपने तरफ से, ये ब्रॉन्ज का जो डोर बनवाया, तो ये अपने आप में न्यू इनोवेशन था। इसके अलावा डोनेटेलो, उसने भी अपनी तरफ से सेंट मर्क वेनिस में एक लाइफ लाइक स्टैच्यू बनाया, बड़ा सा ह्यूमनिस्टिक पैटर्न पे। ठीक है, तो वो चीज में अपने आप में बहुत शानदार थी। इसके अलावा सेलिनी ने एक स्टैच्यू, जिसका नाम क्या था, यहां पर देखो, स्टैच्यू ऑफ पेरेसियस एंड स्लेना मेडुसा, इसको एक तरीके से रिनोवेट किया। ठीक है, तो सेलिनी भी क्या था, एक स्कल्पचरिस्ट हो गया। इसके अलावा डेला रोबिया, ये भी फेमस क्लासिकल प्योरिटी को लाने वाला इंडिविजुअल था स्कल्पचर में। ठीक है, टेराकोटा पे बेस्ड ये काम किया करता था। इसके अलावा 16th सेंचुरी में न्यू स्कल्पचर का आइडिया तो हो गया, वेस्टर्न यूरोप में फैलने लग गया। ये जो पैटर्न जहां से शुरू हुआ था, लोरेंजो गिबर्टी ने जो प्रमोशन दिया। इसके अलावा इंग्लैंड के हेनरी 7th और फ्रांस के फ्रांसिस फर्स्ट, इन दोनों ने भी बहुत प्रमोशन किया था न्यू स्कल्पचरल पैटर्न का। ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं न्यू स्कल्पचर। ओके, इसके अलावा फर्डिनांड का जो टॉम्ब, मकबरा, फर्डिनांड का पूरा डिटेल आएगा जब हम रिफॉर्मेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। इसके अलावा इसाबेला, स्पेन में, वहां पर फर्डिनांड और इसाबेला दोनों का एक स्कल्पचर टॉम्ब है, वहां पर इनकार्नेशन करवाया गया। तो ये चीजें क्या थी, स्कल्पचर पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप हुई। कहां पे? यूरोप में, ड्यूरिंग रेनेसां पीरियड। अब आ जाती है बात पेंटिंग की। पेंटिंग में ये 3 नाम याद रख लेना, लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, राफेल और एक ये टाइटियन। ठीक है, ये 4 नाम है, ये चारों ग्रेट पेंटर्स के तौर पे कंसिडर किए जाते हैं। इनकी क्रिएशन, लियोनार्डो दा विंसी की क्या थी, मोनालिसा और द लास्ट सपर, ये दोनों इसने बनाई थी। ठीक है, माइकल एंजेलो का द लास्ट जजमेंट, राफेल की मैडोना और टाइटियन की वेनेशियन स्कूल। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्रिएशन, मतलब ये 4 इंपॉर्टेंट पेंटर्स और उनके द्वारा बनाई हुई इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स जो आज भी वर्ल्ड फेमस है। ठीक है, इसमें अब क्या था, ऑयल पेंटिंग है वो यूज होने लग गई थी, दूसरे मटेरियल यूज होने लग गए थे, कैनवास पे पिक्चर बनानी शुरू हो गई थी, नए पैटर्न आ गए थे। कुल मिला के बात ये थी, और इसको क्या बोला गया, न्यू पेंटिंग। ठीक है, और वेस्टर्न यूरोप में बहुत हद तक फैल चुका था। अगेन फ्रांस के फ्रांसिस फर्स्ट ने इटालियन पेंटर्स को बुलाया अपने देश में, और वहां पर जो फ्रेंच पेंटर्स थे उनको ट्रेनिंग दिलाई और फिर नई नई पेंटिंग बनवाई। फिलिप सेकंड, उसने भी इसी चीज को स्पेन में रिपीट किया। जर्मनी में भी हॉलबिन और डुरार करके 2 इंपॉर्टेंट पेंटर्स हुआ करते थे। ठीक है, हॉलबिन एंड डुरेर, दोनों नाम याद रख लेना। तो ये हो गया पेंटिंग का कॉन्सेप्ट। पेंटिंग में तो क्वेश्चन भी आया हुआ है मेंस में। ठीक है, ये सीधे टॉपिक हैं, सीधे इनमें से नाम पूछे जाते हैं, और कई बार बड़ा भी क्वेश्चन बन जाए तो कोई बड़ी चीज नहीं है। म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक में भी अब स्वीटर टोन आने लग गई थी। पहले रफ टफ म्यूजिक हुआ करता था, पर 16th सेंचुरी में अब क्या हुआ, एक रेड बैक करके इंस्ट्रूमेंट था, उसको तो रिप्लेस कर दिया था वायलिन से, और एक हार्पसीकॉर्ड, ठीक है, हार्पसीकॉर्ड को रिप्लेस कर दिया था पियानो से। ये 2 नए इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट हो गए थे। कुल मिला के ये याद रखोगे, वायलिन एंड पियानो। ठीक है, रोमन स्कूल ऑफ म्यूजिक की बात करें तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल जिसका नाम क्या है, प्लेस्ट्रीना। ठीक है, पेलेस्ट्रीना ने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा चेंजेस किए थे म्यूजिक में, इसलिए फादर ऑफ मॉडर्न चर्च म्यूजिक भी बोला जाता है किसको, प्लेस्ट्रीना को। इसके अलावा जो दूसरे ग्रेट म्यूजिशियन हुए यूरोप में, उनमें से जेस्क्विन डेस प्रेस, इसके अलावा गियोवेनी गैब्रिली, ये तो हुए वेनिस इटली में। इसके अलावा थॉमस मॉर्ले और जॉन विल्बी, ये हुए कहां पे, इंग्लैंड में। इसके अलावा ऑरलैंडुस डे लसूस, ये हुए जर्मनी में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजिशियन हुए जो कि रेनेसां पीरियड में, जिन्होंने कुछ नए टोन पे नए म्यूजिक डेवलप किए। देन कम्स साइंस।
स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, सवाल, रैशनैलिटी, रीजन, ये जब होने लग गए ना तो इसका जवाब फिर साइंस ही दे सकती थी, लॉजिक्स यहीं से निकलने लग गए थे, जिसमें 13th सेंचुरी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रॉजर बेकन ने, जब उन्होंने मॉडर्न साइंस को फाउंड किया और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स पर रिलाई किया। जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं ना लेबोरेटरीज में जाकर के, वो जो एक्सपेरिमेंट्स का जो आइडिया था वो रॉजर बेकन का ही था कि जो चीज हम थियोरेटिकली समझ सकते हैं वो चीज प्रैक्टिकली होती हुई दिखनी चाहिए। तो ये चीज इस बंदे ने वहां पर फ्लॉट की। इसमें देखो आप गन पाउडर और मैग्नीफाइंग लेंसेज, जो आज के टाइम पे हम लेंसेज यूज करते हैं, डॉक्टर मैग्नीफाइंग लेंस, वो इस बंदे ने डेवलप कर दिए थे अपनी तरफ से। इसके अलावा निकोलस कोपरनिकस, पोलैंड का एक इंडिविजुअल, जिसने ये क्लियर कर दिया था कि अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूमती है, क्योंकि उसके पहले क्या सोचा जाता था, अर्थ बिल्कुल फ्लैट है, अर्थ सेंटर है, सन उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, ऐसा माना जाता था। तो इस चीज को एकदम क्लियर कर दिया निकोलस कोपरनिकस ने। फिर कोपरनिकस की थ्योरी को अपहेल्ड किया गया था इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो ने। उसका भी यही कहना था कि अर्थ जो है वो क्या कर रही है, सन के चारों तरफ रोटेट कर रही है। और इस चीज को फिर जर्मन एस्ट्रोनॉमर जॉन केपलर ने भी अपनी तरफ से, केपलर्स लॉ आपने पढ़ लिए होंगे, 9th-10th में आ जाता है सैटेलाइट मूवमेंट से रिलेटेड, तो केपलर ने भी अपनी तरफ से बोला कि वाकई में जो कोपरनिकस ने थ्योरी दी है वो एकदम परफेक्ट है। सन के चारों तरफ अर्थ जो है, या अर्थ के जैसे जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं इस तरीके से। ठीक है, गैलीलियो ने फिजिक्स में बहुत सारे एडवांसमेंट किए, जैसे कि कई ऑब्जर्वेशन किए, एक्सपेरिमेंट्स किए कि ऑब्जेक्ट गिरता है, क्यों गिरता है, पेंडुलम के बारे में बताया, टेलीस्कोप डेवलप किया जिसके बारे में, जिससे कि आप यूनिवर्स के बारे में इजीली स्टडी कर सकते थे। तो ये चीजें हुई साइंस में अगर हम रेनेसां पीरियड की बात करें। इसके अलावा सर आइजैक न्यूटन ग्रेविटेशन के बारे में आइडिया दिया। दूसरा, सन और प्लेनेट के बीच में कैसे रिलेटिवली आप कह सकते हो मूवमेंट देखने को मिलता है। अर्थ के चारों तरफ मून रोटेट करता है, सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रोटेट करते हैं। ये चीजें निकल के आई। ये इसके पहले कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था, इन चीजों को ध्यान रखना। उसके पहले जो जिसने भी क्वेश्चन किया ना, या तो उनको परसिक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया, मार दिया। गैलीलियो ने भी डरते डरते अपनी खोज बताई थी कि हाँ जी ऐसा है, ये जो बोल रहा है ना कोपरनिकस गलत नहीं है, सही बोल रहा है। पर वही चीज है, डर डर के बताते थे, क्योंकि उस टाइम पर चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज करने की बात हो गई थी। ये तो चर्च ने तो जो बोल दिया बोल दिया। तो ऐसे में बहुत ज्यादा मुश्किलों से ये रेनेसां जो पीरियड था वो आया था। बहुत सारे इन्वेंशन, डिस्कवरीज हुई। प्रिंटिंग प्रेस के बारे में हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। ट्रेड प्रोमोट हुआ। भाई सीधी सी बात है, इतना कुछ इनोवेशन आ रहा है तो दूसरी दुनिया से भी कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिला इनको। तो दूसरी दुनिया में सीख करके भी आए और दूसरी दुनिया में बहुत सारी बातें अपनी फैला करके भी आए। तो ये था पूरा रेनेसां। अब रेनेसां में इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस वही हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिए। मेडिएवल सोच से हम मॉडर्न एज की तरफ बढ़ गए। मोनार्की जो थी और ज्यादा स्ट्रांग हो गई। क्यों? क्योंकि जो मोनार्क प्रोग्रेसिव थे उन्होंने अपनी तरफ से पेट्रोनेस दिया रिफॉर्म्स को, नई चीजों को, और चर्च की अथॉरिटी पड़ गई कमजोर। ओके, आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, लिटरेचर, हर चीज को कुछ नए आयाम मिलने लग गए थे। ह्यूमनिज्म मतलब ह्यूमन अब सेंटर में आ गया था। पहले तो क्या था, ह्यूमन केवल एक सब्जेक्ट था। चर्च ने जो बोल दिया, किंग ने जो बोल दिया, उस चीज को ऑबिडियंटली फॉलो करना ही था, कोई ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है, पर अब क्या हो गया, ह्यूमन खुद सेंटर में आ गया। इसके आगे जो वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस थी उनका प्रमोशन हुआ। ओके, इसके अलावा रिफॉर्मेशन मूवमेंट का नींव लग गया। हम देखेंगे कि रेनेसां में जो चीजें आई, साइंटिफिक जो टेम्पर डेवलप हुआ, उसका बेनिफिट हम देखेंगे कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट में भी आया, कि किस तरीके से रिलीजियस एथोस में चेंजेस लाए गए थे रेनेसां के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। और फिर आपको पता ही है, दूर दूर नई नई ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हुई, नए नए आइडियाज मिले, नए नए डिसिप्लिन डेवलप हो गए स्टडीज के। राइट, लोगों में एक जो क्रिटिकल स्पिरिट थी कि हाँ ये चीज है तो कैसे है, वही बात, व्हाट, हाउ एंड व्हाई, 3 क्वेश्चंस आने लग गए थे दिमाग में। अब इन तीनों के सवाल के जवाब ढूंढो, क्या है, कैसे है और क्यों है, तीनों चीजों के जवाब। मैन्युस्क्रिप्ट को रिप्लेस कर ही दिया था, आपको पता है, प्रिंटिंग प्रेस ने, तो वैसे भी आइडियाज को प्लॉट होने में परेशानी नहीं हुई। फ्रांसिस बेकन ने तो अपनी तरफ से पहले ही बोल दिया था कि आप चीजों को देखो,
उनको एक्सपीरियंस करो। अगर ये दोनों काम करोगे ना तभी आप अच्छे से ज्ञान ले पाओगे। अनुभव तो जरूरी है ना, बस वही बात इन्होंने यहाँ से बोल दी। तो कुल मिलाकर के रेनेसा का जो टॉपिक है वो हमारा यहीं खत्म है। कल मिलते हैं, कल हम बात करेंगे रिफॉर्मेशन। ठीक है, चलिए सेशन को यहीं एंड करते हैं। पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा तो आप देख लेना। ठीक है।